आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। मैं कल जब बाजार गई तो देखा बहुत सारे माटी के बर्तन बनाने वाले बाजार में दिए लेकर बैठे हैं, कुम्हार। तब मुझे एकाएक ख्याल आया कि अरे हाँ, दिवाली तो आने वाली है। कई घरों में आसपास देखा है कि पुताई और रंग रोगन चल रहा है, लोग सफाई कर रहे हैं, मगर क्या उस तरह से दिए खरीदेंगे जैसे हर साल दिवाली पर खरीदते हैं? घरों को वैसे ही रोशन करेंगे? ये एक सवाल है, ये एक डर है जो कुम्हारों के मन में है। जो दिए बनाकर उन्होंने रख लिए हैं, उनका क्या होगा? क्या इस बार भी वो ऐसे ही बिकेंगे? एक खबर पढ़ी थी जिसमें था कि एक और खतरा और डर उनको लग रहा है, वो है मशीनों से बने हुए दिए जो आजकल ऑनलाइन बिकते हैं। लोग आजकल ऑनलाइन शॉपिंग कर ही रहे हैं, हर सामान ऑनलाइन खरीदते हैं, तो महामारी की मार यहाँ भी साफ दिखाई पड़ती है। पर जब तक महामारी नहीं जाती, हमें अपने मनों में एक रोशनी की लौ जलाकर रखनी पड़ेगी। कैसे भी हो, बस चिराग रोशन रहें। अगर आपको कहीं लगता है कि एक चिराग आप भी रोशन कर सकते हैं, तो आपके गली मोहल्ले में जहाँ भी आपको कोई कुम्हार दिखे, उससे दिए ज़रूर खरीद लें इस बार। नमस्कार, मैं हूँ माधुरी। आप सुन रहे हैं कोरोना कवरेज, आज तक रेडियो का ये खास पॉडकास्ट है जहाँ पर हम कोविड-19 से जुड़ी बहुत सारी जानकारियाँ आपके लिए लेकर आते हैं। आज हम कोरोना कवरेज में बात करेंगे क्या होता है स्ट्रोक या फिर ब्रेन अटैक, और कोविड-19 के मरीजों को इससे कितना खतरा है, और सबसे बड़ी बात, कैसे पता लगाएं कि आपको स्ट्रोक हुआ है। आज वर्ल्ड स्ट्रोक डे है। इसके साथ ही दिल्ली में लगातार बढ़ रहे मामलों पर एक बात करेंगे। साथ ही क्या बच्चे सुपर स्प्रेडर हो सकते हैं कोरोना वायरस के, इस पर बात करेंगे। एक कोरोना सर्वाइवर से मुलाकात होगी, पर सबसे पहले ये अपडेट्स। देश में अब तक कोरोना संक्रमण के 80 लाख से भी ज्यादा केस दर्ज किए जा चुके हैं। एक्टिव केस भी 6,05,943 हैं। अब तक 72,92,156 लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं अब तक 1,20,312 मरीजों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर से कोविड-19 के डेटा का संकलन करने वाली जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के अनुसार ब्राजील और अमेरिका के बाद भारत सबसे तेजी से रिकवरी करने वाला देश है। भारत में रूस की कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक 5 का ट्रायल मार्च के महीने तक खत्म हो सकता है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई की लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन सेवा जल्द ही आम नागरिकों के लिए शुरू की जा सकती है। त्योहारों और सर्दी को देखते हुए उत्तर प्रदेश में 29 अक्टूबर से 12 नवंबर तक सामूहिक जांच की जाएगी। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। ICMR के वैज्ञानिकों ने कहा है कि ट्यूबरकुलोसिस से बचाव के लिए इस्तेमाल की जाने वाली वैक्सीन BCG अब कोरोना वायरस के खिलाफ भी असरदार साबित हो सकती है। बुजुर्गों में इसका ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने दूसरी बार लॉकडाउन लगा दिया है। लॉकडाउन पूरे नवंबर के लिए रहेगा। नए प्रतिबंध शुक्रवार से शुरू होंगे। लोगों को केवल जरूरी कामों या मेडिकल इमरजेंसी में ही घर से निकलने की इजाजत होगी। रेस्टोरेंट और बार बंद रहेंगे, लेकिन स्कूल और फैक्ट्रियां खुली रहेंगी। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में करीब 6 दिन बचे हैं, लेकिन यहाँ कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। एक हफ्ते में 5 लाख से ज्यादा मरीज मिले हैं। इसी दौरान 5600 लोगों की मौत भी हुई है। जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल ने कहा है कि देश में कोरोना की रफ्तार को रोकने के लिए 2 नवंबर से पार्शियल लॉकडाउन लगाया जाएगा। इंग्लैंड में हर 9 दिन में इन्फेक्शन के मामले डबल हो रहे हैं और संक्रमण के नए मामलों पर रूस में 3 हफ्तों में काबू पा लिया जाएगा, ऐसा वहां के स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है। आज वर्ल्ड स्ट्रोक डे है। हर साल 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। स्ट्रोक यानी ब्रेन अटैक आना इन दिनों बहुत कॉमन हो गया है। भाग दौड़ वाला जीवन हो गया है, तनाव का लेवल बहुत ज़्यादा है। शायद यही वजह है कि इस दिन को मनाने की ज़रूरत महसूस हुई है। कोविड महामारी के बीच क्या स्ट्रोक का खतरा ज़्यादा हो गया है? इस विषय पर बात करने को मैंने लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल दिल्ली के डॉक्टर राजेंद्र धमीजा जी को फ़ोन मिलाया, जो जाने माने न्यूरोलॉजिस्ट हैं, और उनसे पूछा कि क्या कोविड से स्ट्रोक आने की संभावना या आशंका बढ़ जाती है।
देखिए, सबसे पहले तो मैं आज ये अपने श्रोताओं को बताना चाहता हूँ कि आज वर्ल्ड स्ट्रोक डे है। ये हर साल 29 अक्टूबर को मनाया जाता है ताकि जो है लोगों में हम जागरूकता पैदा कर सकें, क्योंकि स्ट्रोक लार्जली एक प्रिवेंटेबल डिजीज है। बहुत सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जिनके बारे में हम लोगों को जागरूक करते हैं, जो जोखिम कारक हैं, जो रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, या लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी है, या बैलेंस डाइट है, या ज़्यादा नमक और कम फ्रूट्स का है। तो ये तो बहुत ज़रूरी है आम लोगों को पता होना कि स्ट्रोक एक प्रिवेंटेबल डिजीज है और इसका इलाज संभव है अगर आप 4.5 घंटे के अंदर अंदर बड़े अस्पताल में जहाँ स्ट्रोक ट्रीटमेंट की सुविधा है वहाँ अगर आप पेशेंट्स को ले जा सकते हैं तो। इसके साथ साथ आपने कोविड की बात की, तो कोविड में जो है देखा गया है कि स्ट्रोक या तो शुरू में हो सकता है या बीमारी के दौरान जब पेशेंट हॉस्पिटलाइज है तब भी हो सकता है। इसका मुख्य कारण यही है कि हमारे जो सेल्स हैं जिसमें कोविड-19 का वायरस जो है SARS-CoV-2 वायरस अटैक करता है, हर सेल्स में ACE नाम के रिसेप्टर्स हैं जिसमें ये वायरस जाके चाबी और ताले की तरह जो है ताला जैसे हम चाबी से खोलते हैं वैसे ही अपने स्पाइक से, जो कोरोना स्पाइक्स हैं, उनसे ये जो है उन सेल्स के ACE रिसेप्टर्स में जाके फिक्स होता है और ये सेल्स के एंटर कर जाता है यूजुअली। तो ब्रेन में या तो डायरेक्ट जा सकता है, हमारी जो सूंघने वाली नर्व्स हैं नाक के थ्रू, क्योंकि ये रेस्पिरेटरी वायरस है तो नाक के थ्रू जा सकता है, या फिर ये हमारे ब्लड वेसल्स के थ्रू भी जा सकता है जिसको हम एंडोथेलियाइटिस बोलते हैं। जब ये ब्लड वेसल्स के थ्रू जाता है तो ये छोटे छोटे क्लॉट बना देता है और वो क्लॉट जो है या तो आपका ब्रेन में चलेगी तो ब्रेन अटैक या स्ट्रोक हो सकता है, और हार्ट में गए तो हार्ट अटैक हो सकता है। ऐसे ही किसी भी ऑर्गन में जाके या लंग्स में है तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म हो सकता है। सो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि कोविड-19 में स्ट्रोक होने की संभावना ज़्यादा है, क्योंकि कोविड-19 की वजह से क्लॉटिंग होती है, और क्लॉट जो है ब्लॉक और ब्लीड जो है वो स्ट्रोक के दो मुख्य कारण हैं। जी, और क्या सिम्टम्स होते हैं स्ट्रोक के, यानी कैसे पहचानें कि स्ट्रोक आ गया है और तुरंत डॉक्टर को दिखाएं? बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। ये हम सब लोगों को पता होना चाहिए कि स्ट्रोक के लक्षण क्या हैं, ताकि हम जल्दी से जल्दी इसको रिकॉग्नाइज करें और बड़े हॉस्पिटल में लेके जाएं। तो हमने एक बी फास्ट का एक्रोनियम बनाया हुआ है, BEFAST। बी का मतलब है कि बैलेंस, अगर आपका सडन लॉस ऑफ बैलेंस हो या आपका जो है डगमगा जाना या चलने में दिक्कत होना, और ई का मतलब है कि आईज, अगर आपकी देखने में सडनली दिक्कत हो जाए, धुंधलापन आ जाए या ब्लाइंडनेस हो जाए एक आंख में, सडन ऑनसेट। और एफ का मतलब है कि फेस, अगर आपका फेस जो है टेढ़ा हो जाए, मुंह टेढ़ा हो जाए, या एसिमेट्री जिसको हम फेस की बोलते हैं। और ए का मतलब आर्म्स है, अगर आपके आर्म्स या लेग्स में वीकनेस हो सडन ऑनसेट, अगर आप मरीज को हाथ ऊपर करने को कहें तो वो नहीं कर पाए। और एस का मतलब ये है कि स्पीच, अगर आपको बोलने में दिक्कत है या लड़खड़ा रही है आपकी आवाज़, या आपको शब्द नहीं मिल रहे हैं या आप समझ नहीं पा रहे हैं, लैंग्वेज की प्रॉब्लम है। और टी का मतलब है टाइम। तो टाइम इज एसेंस और टाइम इज ब्रेन। तो अगर ये लक्षण किसी मरीज के में आपको मिलते हैं, आपके परिवार में या किसी साथ के किसी व्यक्ति में, तो ये लक्षण स्ट्रोक के हो सकते हैं। आपका मुंह टेढ़ा होना, आपके आर्म से लेग्स में वीकनेस होना, आपके बोलने में दिक्कत होना, आपके बैलेंस में गड़बड़ा जाना, या आपकी जो है आंखों में धुंधला बना होना या रोशनी चली जाना। अगर ये है तो फिर टाइम जो है गोल्डन आवर है हमारे पास, पहले 4.5 घंटे। उस दौरान में आप हॉस्पिटल में पहुंचे ताकि आपको क्लॉट बस्टिंग ड्रग्स जो है वो मिल सकें और आपका स्ट्रोक जो है ट्रीट हो सके। जी, और डॉक्टर साहब एक और मेरा सवाल है कि मान लो हमें मालूम चल गया है कि स्ट्रोक और हमने डॉक्टर को दिखा दिया, लेकिन उससे पहले स्ट्रोक से बचने के लिए कि कभी हो ही ना, क्या क्या चीजें करनी चाहिए? फिर वही बात कि स्ट्रोक एक प्रिवेंटेबल डिजीज है। बहुत सारे स्ट्रोक्स, मेजॉरिटी ऑफ स्ट्रोक्स आर प्रिवेंटेबल। अगर आप अपनी सेहत की रेगुलर मॉनिटरिंग करें और बैलेंस डाइट लें, रिच इन फ्रूट्स और नमक कम लें, कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल में रखें, और अगर आपको शुगर है तो शुगर को कंट्रोल में रखें, ब्लड प्रेशर है तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखें, और प्रतिदिन कम से कम 30 मिनट आप अपनी रिस्क वॉक करें, या फिर 150 मिनट प्रति सप्ताह जो हम कहते हैं रिस्क वॉक करें, ताकि आपकी फिजिकल एक्टिविटी जो है मेंटेन रहे। तो ये सब रिस्क फैक्टर अगर हम मैनेज करें तो हम स्ट्रोक से बच सकते हैं। सर, मैंने कहा था आखिरी सवाल, लेकिन एक सवाल और मेरे दिमाग में आ रहा है कि अगर कोविड-19 के पेशेंट्स को ऐसी कोई लगे कि स्ट्रोक जैसी बात है, तो वो लोग क्या करें? अगर कोविड-19 के साथ स्ट्रोक हुआ है,
चाहे वो स्ट्रोक के साथ पेशेंट एडमिट हुआ और उसका कोविड-19 पॉजिटिव आया है या कोविड-19 पॉजिटिव है और उसके बाद उसको स्ट्रोक हो गया हॉस्पिटलाइजेशन में, तो ट्रीटमेंट बाय एंड लार्ज सेम है। हम क्लॉट बस्टिंग ड्रग्स देते हैं, खून पतला करने की दवाई देते हैं और वैसे भी कोविड-19 की ट्रीटमेंट में आजकल जो है खून पतला करने की दवाई शुरू से दी जाती है ताकि जो है क्लॉट्स ना बने। तो ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रोक इज बेसिकली क्लॉट बस्टिंग ड्रग्स और खून पतला करने की दवाई जो है वो वैसे भी हर कोविड के मरीज को आजकल दी जाती है ताकि उनको क्लॉट अगर बनने में लगे तो ना बने। शुक्रिया डॉक्टर साहब। और अब बात करते हैं दिल्ली की। दिल्ली में इतने महीनों में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोरोना संक्रमण के मामले 5,500 से ऊपर निकल गए हैं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए वहां सरकार ने कंटेनमेंट जोन के नंबर्स भी बढ़ा दिए हैं। अब राजधानी में 3,047 ऐसे इलाके हैं जहां कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं होगी जो सोशल डिस्टेंसिंग में एक बाधा बने। तो इन सब पर बात करने को, दिल्ली की स्थिति पर बात करने को मैंने पंकज जैन को फ़ोन मिलाया जो हमारे आज तक टीवी के साथी हैं और उनसे पूछा कि दिल्ली में एकदम से इतने मामले बढ़ जाने का कारण क्या है। देखिए, देश की राजधानी में सर्दियों का मौसम है और त्योहार होने की वजह से भी लोग घर से काफ़ी ज़्यादा बाहर निकल रहे हैं और पहले जिस तरह का डर था शायद उस तरह का डर अब लोगों को नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क ना पहनना दिल्ली में बेहद आम बात होती नजर आ रही, क्योंकि जब भी हम ग्राउंड पर निकलते हैं रिपोर्टिंग करने के लिए तो ये देखते हैं कि चालान काटते हुए एजेंसियां नजर तो आ जाती हैं, लेकिन जिस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन होनी चाहिए, जिस तरह से लोगों को मास्क पहनना चाहिए, वो कहीं ना कहीं लोग अब भी नजरअंदाज कर रहे हैं। इस बीच दिल्ली में जो टेस्ट हुए हैं वो ये बताते हैं कि कल रिकॉर्ड टूट गया है और पिछले दिनों जब हम आंकड़ों पर नजर दौड़ा रहे थे तो हमें ये भी देखने मिला कि पिछले 41 दिनों का रिकॉर्ड भी टूट गया, यानी कि 5,000 के आसपास मामले दर्ज हुए थे और कल 5,000 से ज्यादा कोरोना के मामले महज 24 घंटे में दर्ज हुए हैं। और इस दौरान जो टेस्ट की संख्या थी वो पिछले दिनों की तरह ही थी। ऐसा नहीं है कि कल टेस्ट बहुत ज्यादा हुए इस वजह से जो मरीजों की संख्या है वो ज्यादा दर्ज हुई है। और साथ ही साथ दिल्ली में कल ही जो मौत का आंकड़ा है वो 40 के आसपास रहा। तो ऐसी स्थिति में देखना यह हुआ कि अब सरकार की तैयारी क्या रहेगी, क्योंकि कंटेनमेंट जोन की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है, 3,000 के ऊपर चले गई है देश की राजधानी में। तो ऐसे में सबसे इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि जो भी मरीज कोरोना पॉजिटिव हो रहा है उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना, और इसके लिए सरकार को बड़ी भूमिका निभानी होती है। दिल्ली में फिलहाल जो संक्रमण दर है वो 9% के पार हो चुकी है और रिकवरी रेट जो है वो 90% के आसपास है। तो ऐसी स्थिति में सरकार लगातार एजेंसियों के साथ बैठक कर रही है और दिल्ली में कोरोना के जो बिगड़ते हालात हैं उसे लेकर सरकार को एक नई रणनीति अपनाने की जरूरत है। हालांकि देखना ये भी होगा कि जिस तरह से प्रदूषण का कहर भी अब बढ़ रहा है, पिछले दिनों एक कमेटी ने दिल्ली में पत्र लिखकर ये बताया था कि त्योहार होने की वजह से और साथ ही साथ प्रदूषण होने की वजह से भी दिल्ली में जो रोजाना कोरोना पॉजिटिव केसेस की संख्या है वो 14 से 15,000 तक पहुंच सकती है। हालांकि अभी तक ये 5,673 तक ही हमें देखने के लिए मिली है। तो ऐसे में अस्पतालों में भी पुख्ता इंतजाम रखना होगा, क्योंकि कोरोना में ये देखने के लिए मिलता है कि जो फेफड़े होते हैं उस पर काफी असर होता है और प्रदूषण की जो मार होती है वो भी फेफड़ों से ही जुड़ी हुई है। तो ऐसे में अस्पतालों के भीतर क्या बदलाव दिल्ली सरकार करती है, डॉक्टर्स को किस तरह से नसीहत दी जाती है, क्योंकि कोरोना ऐसा है कि हर बार कुछ नया इसमें देखने के लिए मिलता है, तो इलाज भी नए तरीके से और बेहद सावधानी से करना होता है। तो सबसे बड़ी चुनौती अब दिल्ली सरकार के सामने है, क्योंकि जिस तरह से रोजाना रिकॉर्ड टूट रहा है कोरोना केसेस का, उसके बाद आने वाले दिनों में स्थिति को कंट्रोल करने के लिए एक नई रणनीति की जरूरत होगी। जी पंकज जी, अच्छा एक चीज और है कि स्कूल्स खोले जाने की बात हो रही थी अभी कुछ दिनों पहले, तो अभी वापस दिल्ली सरकार ने मना किया है कि स्कूल खोलने का कोई विचार नहीं है। तो ऐसे में मतलब कितना सही है ये डिसीजन, क्योंकि काफी ज्यादा नंबर्स बढ़ रहे हैं। देखिए, दिल्ली में
कोरोना के मामले अचानक से बढ़ने लगे हैं और जो पिछला आदेश था उस आदेश में ये कहा गया था कि 31 अक्टूबर तक दिल्ली में स्कूल नहीं खोले जाएंगे। दिल्ली सरकार लगातार जो अभिभावक हैं या फिर जो अधिकारी हैं उनसे सर्वे के माध्यम से ये जानकारी जुटाती रहती है कि क्या दिल्ली में स्कूल खोले जाने चाहिए या नहीं खोले जाने चाहिए। लेकिन अगर अभी आप देखें तो छोटे बच्चों को स्कूल भेजा जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि कोरोना से निपटने के लिए अस्पतालों में कहीं ना कहीं उतने इंतजाम नहीं होते हैं, क्योंकि बड़े लोग जब अस्पताल पहुंचते हैं तो उनको ऑक्सीजन सपोर्ट दिया जाता है या फिर उनका उस तरह से इलाज किया जाता है, लेकिन घरों में ही अभी तक ज्यादातर बच्चों का इलाज किया जा रहा है। ऐसी स्थिति में जब ये ऐलान किया गया कि दिल्ली में स्कूल नहीं खोले जाएंगे तो उसके पीछे सीधा तौर पर वजह यही थी कि फिलहाल जो कोरोना के मामले देश की राजधानी में बढ़ रहे हैं वो सरकार के लिए एक चिंता है और ऐसी स्थिति में स्कूल खोले जाना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो देखना होगा कि आगे सरकार क्या कदम लेती है, लेकिन नवंबर के महीने में स्कूल नहीं खोले जाएंगे ये फैसला फिलहाल दिल्ली सरकार ने किया है। ये थे पंकज जैन। कोरोना कवरेज में लौटेंगे एक नन्हे से ब्रेक के बाद। कमाते हैं लेकिन बचा नहीं पाते, बचाते हैं तो उससे कमा नहीं पाते। शेयर की चाल, निवेश का हाल, बाजार का तमाशा, इकोनॉमी की भाषा, बॉन्ड, बीमा, सोना, चांदी सबकी होती है बात। बचाते रहो नारे के साथ हर शनिवार मैं यानी नितिन ठाकुर आपकी मुलाकात कराऊंगा आपके मनी मैनेजर से। आप सुन रहे हैं कोरोना कवरेज आज तक रेडियो का खास पॉडकास्ट। मैं हूं माधुरी जी। तो अभी ब्रेक से पहले हमने बात की पंकज जैन से। उन्होंने बताया कि अभी सरकार का कोई प्लान नहीं है कि वो दिल्ली में स्कूल खोलें। इधर ICMR ने जब से कह दिया है कि बच्चे कोरोना के सुपर स्प्रेडर हो सकते हैं, तो जहां जहां स्कूल खोले जाने की कवायद की जा रही है वहां थोड़ा झटका लग सकता है। US की रिपोर्ट में मैंने काफ़ी पहले पढ़ा था कि एक 11 साल की बच्ची से उसके परिवार के बड़ी संख्या में लोग संक्रमित हो गए। सुपर स्प्रेडर इसे ही कहते हैं। बच्चे क्यों हो सकते हैं सुपर स्प्रेडर, इसे लेकर खुशबू ने बात की मुंबई के जाने माने पीडियाट्रिशियन डॉक्टर कुमार साल्वी से। आइए सुनते हैं। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो आप यही बताइए कि ये सुपर स्प्रेडर क्या होता है। ओके, तो मैं अभी अपने जो सुनने वाले श्रोता उनको बताना चाहता हूँ, ये सुपर स्प्रेडर ये जो टर्म है ये साइंटिफिक टर्म न होके एक जेनेरिक टर्म है। जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी ऐसे टर्म्स यूज नहीं करता, क्योंकि इस टर्म से जो पेशेंट है या वो जो इवेंट है वो स्टिग्मेटाइज हो जाता है। अगर कोई किसी को बोल दे कि ये पेशेंट सुपर स्प्रेडर है तो सुपर स्प्रेडर टर्म स्टिग्मा क्रिएट करती है, तो इसलिए वो यूज होती नहीं है। इट इज जस्ट अ जेनेरिक टर्म। लेकिन समझने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि सुपर स्प्रेडर का मतलब ऐसा कोई भी इवेंट या कोरोना का पेशेंट जो एक ही वक्त बहुत सारे लोगों को संक्रमित करता है, ऐसे इवेंट या ऐसे कोरोना के पेशेंट को अपन सुपर स्प्रेडर बोल सकते हैं। ओके सर, तो अभी जो ICMR ने कहा है कि बच्चे जो हैं वो सुपर स्प्रेडर है, तो आखिर क्यों बच्चों को सुपर स्प्रेडर माना जा रहा है? हाँ, तो जैसे अभी बच्चों का कोरोना जो इन्फेक्शन रहता है वो बहुत ही माइल्ड इन्फेक्शन रहता है, उसमें सिम्टम्स ज्यादा नहीं रहते हैं। जैसे अराउंड 80 to 85% बच्चों में कुछ भी सिम्टम्स नहीं रहते। क्यों? क्योंकि उनकी इम्यूनिटी इस कोविड इन्फेक्शन को अच्छे से टैकल करती है, उसकी वजह से सीरियस मैनिफेस्टेशन उनमें दिखते नहीं है। तो बच्चों को ये डिसीज जनरली समझ में आता है जैसे वायरल इलनेस जैसा ही होता है और 2-3 दिन के बाद चला जाता है। अडल्ट में वो सीरियस कॉम्प्लिकेशन की तरफ बढ़ता है। तो रेदर देन यूजिंग टर्म सुपर स्प्रेडर, बच्चों को अपन साइलेंट स्प्रेडर बोल सकते हैं, क्योंकि उनमें वो मैनिफेस्टेशन नहीं रहते हैं और उनमें जो वायरल लोड रहता है वो थोड़ा अडल्ट से ज्यादा रहता है, लेकिन उनके इम्यूनिटी सिस्टम की वजह से वो अच्छे से हैंडल कर लेते हैं इन्फेक्शन को। और जैसे मैनिफेस्टेशन ना होने की वजह से बहुत सारे लोगों को वो इन्फेक्ट कर सकते हैं, इसलिए उनको कभी कभी मिसनॉमर है कि उनको बच्चों को कभी कभी सुपर स्प्रेडर बोलते हैं। बट आई थिंक दे शुड बी कॉल्ड एज अ साइलेंट स्प्रेडर रेदर देन सुपर स्प्रेडर। अच्छा, तो सर ये किस उम्र के बच्चों जो हैं वो ज्यादा संक्रमण जो है फैला सकते हैं? जैसे होने के बावजूद? तो जैसे जो बच्चों की उम्र
5 साल से लेकर 15 साल के बीच में है, जो काफी एक्टिव रहते हैं, और इन्हीं बच्चों में जनरली वायरल लोड थोड़ा ज्यादा रहता है और वो बच्चे असिम्टोमेटिक रहते हैं, तो कम्युनिटी में वो ज्यादा फैलाने के लिए लायबल रह सकते हैं, क्योंकि बच्चे बाहर खेलने जाते हैं, दोस्तों से मिलते हैं, कभी कभी दूसरे फैमिलीज में जाते हैं। जैसे सिम्टम्स ना होने की वजह से दूसरे लोग अपने गार्ड्स डाउन कर लेते हैं, मास्क न पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग ना फॉलो करना बच्चों के इसमें, तो ऐसे इसमें ज्यादा संक्रमण बढ़ सकता है। तो जो 5 साल से लेकर 15 साल के बच्चे हैं वो सुपर स्प्रेडर जैसा काम करते हैं कम्युनिटी में। तो सर अभी जैसे कि स्कूल खुल गया है, तो तो क्या स्कूल खुलने पर ज्यादा खतरा हो सकता है इन बच्चों से? हाँ, अगर जैसे अभी स्कूल खोलने का तो जैसे गवर्नमेंट प्रिकॉशन के साथ ही खोलेगी, लेकिन स्कूल खोलना ये कभी अगर इनएडिक्वेट प्रिपरेशन के साथ किया गया तो ये हार्मफुल रह सकता है। लेकिन अगर स्कूलों ने जैसे ग्रेडेड मैनर में ओपनिंग किया, यानी शुरू में 8वीं से लेकर 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों का स्कूल शुरू करे, उसके बाद 5वीं से लेकर 8वीं, और सबसे लास्ट जो छोटे बच्चे हैं उनका शुरू करना चाहिए। स्कूलों में भी कुछ उपयुक्त बदलाव करने जरूरी है, जैसे 2 बच्चों के बीच में कम से कम 3 से 6 फीट का अंतर रखना, जो हाइजीनिक फैसिलिटीज है जैसे टॉयलेट फैसिलिटीज और ड्रिंकिंग फैसिलिटीज, उधर क्राउडेडनेस कम करना, और ग्रेडेड मैनर में स्कूल का ओपनिंग करना। जो स्वच्छता कर्मचारी है उन्होंने टाइम टू टाइम स्कूल प्रीमाइसेस में जिधर कॉमन टच पॉइंट्स है उधर वो चीजें सैनिटाइज करना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें रहने वाली है जब स्कूल चालू करेंगे। अगर प्रिपरेशन के साथ स्कूल चालू करते हैं तो खतरा कम रहेगा, लेकिन अगर प्रिपरेशन के विदाउट करेंगे तो डेफिनेटली कम्युनिटी में स्प्रेड होने के ज्यादा चांसेस है। तो सर जैसे कि अभी आपने कहा कि ये जो बच्चे हैं सुपर स्प्रेडर तो नहीं कहना चाहिए, इसको साइलेंट स्प्रेडर कहना चाहिए। यस। तो इन साइलेंट स्प्रेडर की जो पहचान कैसे की जा सकती है, कैसे पता लगाए कि अच्छा ये बच्चा जो है वो साइलेंट स्प्रेडर है और इससे कई लोगों को संक्रमण जो है हो सकता है? हाँ, जैसे अपन ये कर सकते हैं, जैसे स्कूल वगैरह जब चालू हो जाएगी तो थर्मल स्क्रीनिंग करना वो बहुत अच्छा विकल्प है। जब भी अपन स्कूल चालू करेंगे तो जो भी बच्चों को अगर फ्लू लाइक सिम्टम्स है उनको स्कूल में ना अलाउ करना, जो भी बच्चे स्कूल में आते हैं उनका डेली थर्मल स्क्रीनिंग करना, किसी को अगर बुखार वगैरह रहेगा तो उनको सिग्रीगेट करना, ये बहुत जरूरी चीज है। और अगर वो अपन एक्सरसाइज किया तो सेफली स्कूल चालू किया जा सकता है, क्योंकि कुछ कुछ जैसे यूरोपियन कंट्रीज है, यूनाइटेड किंगडम, उधर स्कूल ऑलरेडी चालू किए ग्रेडेड मैनर में और उधर रिस्पांस अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और खुशबू, बच्चों का वाकई में बहुत ख्याल रखना होता है, उनको बताना होता है कि ये करो ये मत करो, तब वो करते हैं। और जब स्कूल में जाएंगे तो अपने मनमर्जी के मालिक होंगे, ध्यान नहीं रख सकेंगे। और जब स्कूल में जाएंगे तो अपने मनमर्जी के मालिक होंगे, ध्यान नहीं रख सकते। इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि बच्चों का ख्याल रखा जाए। और अब बात करते हैं जोधपुर राजस्थान के एक लेखक अनिमेश जोशी से, जो पिछले दिनों कोविड पॉजिटिव आए। अभी हालांकि ठीक हैं पर कमज़ोरी महसूस करते हैं, मगर हाँ, जब आइसोलेट हुए तो उन्होंने अपना वक्त किताबें पढ़कर बिताया। खूब सारी किताबें पढ़ी, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। आइए सुनते हैं क्या क्या हुआ उनके साथ उन्हीं से। हाँ, मुझे 26 तारीख को फीवर आया। रात को जब चेक किया तब 26 सितंबर। हाँ जी। तो रात को चेक किया तब 102 था। फिर अगले दिन नेक्स्ट डे मदर की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, और तो मुझे भी लगा कि हमको भी टेस्ट करवा लेना चाहिए। तो 1 तारीख को हमने टेस्ट करवाया और 2 तारीख को उसकी रिपोर्ट आई तो वो पॉजिटिव आया। और उसके बाद 4 दिन बुखार आने के बाद वीकनेस तो उस टाइम नहीं थी, लेकिन गले में भारीपन और उसके बाद गंध वगैरह चली गई, कोई खुशबू बदबू नहीं महसूस होती थी, और वो 9 दिन तक चलता रहा ऐसा। और उसके बाद थोड़ी थोड़ी स्मेल आप फील करने लगे कि भाई जरा सी स्मेल आ रही है, अब तो थोड़ा सा सुधार की ओर है। और जैसे क्वारंटाइन, जैसे राजस्थान में 17 दिनों का अब होता है क्वारंटाइन, बाकी सब जगह 15 दिनों का होता है। तो 17 दिन पूरे हुए, उसके बाद
ये क्वारंटाइन पीरियड पूरा होने के बाद ज़्यादा वीकनेस लग रही है आजकल। अभी 1 वीक हो गया है क्वारंटाइन पीरियड पूरा होकर, लेकिन उसके बाद ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा चलते हैं तो थकान महसूस होती है कि चक्कर ना ही आ जाए, गिर नहीं जाए, और बुखार जैसा लगता है। लेकिन बुखार टेम्परेचर उसमें नोट करते हैं थर्मामीटर में, तो टेम्परेचर कुछ शो नहीं करता, लेकिन लगता है कि बुखार है, और गले में हल्की फुल्की खराश। जी, तो आपने होम क्वारंटीन हुए आप या फिर हॉस्पिटल? नहीं, होम क्वारंटाइन ही हुए, क्योंकि सिम्टम इतने नहीं थे कि हॉस्पिटल एडमिट होना पड़े। और ऑक्सीमीटर हमने पहले ही परचेज कर लिया था, तो पहले दिन से ऑक्सीजन लेवल मॉनिटर कर रहे थे, तो ऐसा किसी का भी, ना मेरा था ना घर में और जिन लोगों को पॉजिटिव आया, उनका ऑक्सीजन लेवल इतना डाउन था कि हॉस्पिटल एडमिट होने की जरूरत महसूस हुई? नहीं, मैं जरूरत महसूस नहीं लगी। अच्छा। क्योंकि ऑक्सीजन लेवल सबका ठीक ही था, तो ऑक्सीजन लेवल अगर गड़बड़ होता तो वो निमोनिया के सिम्टम्स हो जाते। जी, घर में और किस किस को पॉजिटिव आया मम्मी के अलावा? मम्मी को आया, पापा को आया, बड़े भैया हैं उनको आया, और भतीजी को आया। अच्छा, फिर आप लोगों का, सब लोगों का ध्यान किसने रखा? हम सब लोगों का ध्यान, बाकी जो बचे कुछ मेंबर्स थे तो उन लोगों ने ध्यान रखा। और आप लोग मतलब अलग अलग कमरों में सभी क्वारंटीन थे? अच्छा, और बाकी सारे लोगों की तबीयत अब कैसी है? एकदम ठीक है? बाकी सारे, हाँ, मदर की तबीयत भी उतार चढ़ाव जारी है उनका। उनको भी थकान बहुत महसूस होती है, और ऐसा लगता है कि कभी बुखार आ जाएगा, कभी 98, 99 बुखार ऊपर नीचे ऐसा महसूस होता है, फीवरिश जैसा, लेकिन बुखार है नहीं। मेरे जैसे ही उनके भी सिम्टम्स हैं, बाकी किसी के कोई सिम्टम नहीं। अच्छा, तो बाकी सब लोगों ने अब घर से बाहर जाना, अपना काम रेगुलर करना? हाँ, बाकी सब लोग नॉर्मल अपना रूटीन लाइफ जी रहे हैं, और उनको कोई समस्या नहीं है। अनिमेश, आप जल्दी से ठीक हो जाएं, एकदम से फिट हो जाएं, यही दुआएं हैं आज तक रेडियो की पूरी टीम की ओर से आपके लिए। तो फिलहाल जाने की इजाजत दें, मास्क लगाते रहें, ये तो मैं कहूंगी ही। आज किस गाने को मास्क का गाना बनाना है, ये आप सोच कर बताएं, लिख कर बताएं। पता नोट कर लीजिए, radio@aajtak.in। इंतजार रहेगा। 20 सेकेंड तक बार बार हाथ तो धोएं, पर मौसम में खुश्की हो गई है, थोड़ा सा क्रीम भी लगा लें, वरना रूखापन रहेगा त्वचा में। इजाजत दीजिए, बाय बाय, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। खबरों की हलचल और देश विदेश का मिजाज, आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो।